हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो है अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं, जो तीसरा पार्ट होगा, ठीक ना। जो हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उस चैप्टर का नाम था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात हम कर रहे थे। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। इसके बाद जो है पार्ट 3 यह आपका बनने वाला है, इसके बाद ही इसको देखिएगा, ठीक ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि लाइक करने से ही हम मोटिवेट होते हैं और इसी से जो है मोटिवेट होकर के आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ हेडिंग लिखा गया है आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी कूलाम बल, ठीक ना। क्या लिखा गया है? आवेश के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी कूलामी बल क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ लिखा गया है यदि Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश मूल बिंदु से क्रम से R1, R2 डैश 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 Rn दूरी पर स्थित हैं, यदि सर्वप्रथम Q1 आवेश को क्या किया जाए, दिक् स्थान पर लाया जाए तथा इस आवेश के प्रत्येक आवेश की दूरियां क्रम से 1 लिखिएगा, यहाँ देखिएगा R12, R13 डैश 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 R1n हो, तो केवल Q1 आवेश पर सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बल F1 अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया है कि बल F1 पर जो है अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा आपको बल ज्ञात करना है F1। तो समझिएगा क्या कहा गया था। कहा गया था कि Q1, Q2, Q3 मतलब डैश 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 Qn है। तो यहाँ लिखा गया है आपका Q1, Q2, Q3 और Qn। यह जो है इनसे देख पा रहे हैं आप R1, R2 और R3 दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से जो है आप देख पा रहे हैं F12, F13, F1n, ठीक ना। अब यहाँ से क्या है Q1, Q2, Q3 जो है Qn तक जो है क्या है मूल बिंदु आवेश जो मूल बिंदु पर स्थित हैं। तो अगर इनको जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो इनके बीच की दूरी जो होगी R12, R13 और R1n इस प्रकार से वह होगी, ठीक ना। तो इस पर कहा जाए अगर Q1 आवेश पर सभी आवेशों द्वारा लगाया गया बल अगर F1 अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आइए आगे हम देख लेते हैं। तो देखिएगा आगे लिखा गया है सर्वप्रथम Q2 आवेश को Q1 के नज़दीक R12 दूरी पर स्थित रखने पर लगने वाला बल, ठीक ना। अगर जो है हम Q2 को Q1 के नज़दीक रखते हैं, अगर Q2 को Q1 के क्या रखते हैं, नज़दीक रखते हैं, ठीक ना। अगर Q2 को Q1 के नज़दीक रखते हैं तो इस पर जो इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, R12 होती है। तो इस पर कितना बल लग रहा है इसकी बात की गई है। तो इसको हम देखते हैं कितना बल लग रहा है। तो देखिएगा क्या हुआ कि F12, ठीक ना, क्या है F12 की बात की गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं F12 है, ठीक ना। क्या है ये, इस लाइन पर क्या है ये F12 है। तो F12 की बात की गई है। तो F12 इक्वल टू K क्या होता है, यह बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो F12 है तो K Q1 Q2 अपान में R12 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि दूरी पहले तो R होती थी, अब क्या हो गई, दूरी 12 हो गई है और यानी दिशा को दिखा रहा है R, तो ये भी क्या है 12 हो जाएगा। समीकरण हमारा 1 होता है। अब अगला देखते हैं हम कि अब आवेश Q3 आवेश के कारण Q1 पर क्या कर रहा है, कूलाम बल लग रहा है, ठीक ना। Q1 पर यहाँ क्या हो गया है, अगर अब जो है Q3 जो है आवेश के कारण Q1 पर अगर कूलाम बल लगाए तो F13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 और Q3 हो जाएगा, ठीक ना। Q1 और Q3 हो जाएगा और अपान में R13 स्क्वायर और जो उसकी दिशा दिखाएगा R का क्या होगा 13 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाता है। इस प्रकार से अब अगर जो है हम Qn आवेश के कारण Q1 पर, क्योंकि Q1 बल पर ही पूछा गया था तो हमेशा सबकी तुलना जो है Q1 के साथ ही होगी। इस पर अगर हम कूलाम बल देखेंगे तो F क्या 1n हो जाएगा, ठीक ना। तो F1n की बात कर लेंगे तो Q तो क्या हो जाएगा K Q1
Qn अपान R 1n स्क्वायर हो जाएगा, और ठीक ना, और उसकी जो दूरी, उसकी जो दिशा दिखाएगी सदिश राशि, जो दिशा दिखाएगा R, वो क्या होगा 1n हो जाएगा, ठीक ना, 1n हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाता है। इस प्रकार से अतः इस प्रकार से जो है हम अब अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 आवेश पर परिणामी बल जो पूछा गया था उसको हम निकाल लेते हैं। तब F1 वेक्टर की बात कर लेंगे तो हम सभी जो जितने भी बल थे सबको हम जोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 ऐसे प्लस डैश n तक ले गए हैं, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर 1 F1 n तक हम जो है ऐड कर लेते हैं। जो हम इसको ऐड करेंगे तो हमने देखा था सबका एक एक का हमने देखा था यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ क्या है, F12 का क्या है, यह है, ठीक ना, यानी K Q1 Q2 अपान में R12 स्क्वायर, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे हैं सब में K1, आप देख पा रहे हैं सब में KQ1 KQ1 KQ1, ठीक ना, चाहे F12 हो, चाहे F13 हो, चाहे F14 हो या अनंत तक यानी n तक हो, सब में जो है KQ1 क्या होगा, कॉमन मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ जो है कॉमन मिल रहा है, तो सब में से हम जो है KQ1 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, Q2 अपान R12 स्क्वायर और वेक्टर R12 प्लस यानी इधर के जितने और बाकी बचेंगे सबके सब बच जाएंगे। तो यहाँ अगर हम वेक्टर F1 की बात कर लेंगे तो KQ1, ठीक है, जो बाहर था, और समेशन आप सबको जो एडिशन ही करना है, तो इस सिंबल के द्वारा जो है ये क्या दिखाता है, एडिशन एंड समेशन आप जिसको हम कहते हैं, यानी यह दिखाता है कि सारे पदों का योग। तो यहाँ जो है हम दिखा रहे हैं KQ1, और यह क्या हमारा दिखाता है, लोअर लिमिट, यह क्या दिखाता है, अपर लिमिट, यानी I = 2, यानी यहाँ 2 जो आप देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ अपर लिमिट की बात करें, सबसे कम लिमिट की बात करें तो कितना है, 2 है, ठीक ना, और सबसे लास्ट लिमिट की बात करें तो कितना है, n है, यानी अपर लिमिट क्या है, n है। और क्या बचेगा, QI, क्योंकि I बराबर 2 है, तो यहाँ 2 बचा हुआ है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, जहाँ 2 है, क्योंकि I बराबर 2 है, तो जहाँ 2 था वहाँ हम क्या लिख देते हैं, I, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 क्या था, वो R12 था, तो R हो जाएगा और 1I स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और इसी प्रकार से यहाँ क्या था, R12 था, ठीक ना, तो 2 की जहाँ 2 है वहाँ हम क्या लिख देंगे, I लिख देंगे, ठीक ना। यह जो है आपका समेशन हो गया अपर लिमिट से लेकर के लोअर लिमिट तक। अब जो है वेक्टर F2 की बात कर लेंगे तो वेक्टर F2 = K Q2 हो जाएगा, और यहाँ आप केवल लिमिट दिखाएंगे I1 से लेकर के n तक, यानी I बराबर 1 रखेंगे और I बराबर 2 नहीं रखेंगे, ठीक ना। तो जहाँ 1 है वहाँ हम क्या रखेंगे, I रखेंगे, ठीक ना। तो जहाँ 1 था सब जहाँ हमने क्या रखा, I रखा। तो आगे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Qn आवेश पर निकाय के कारण कुल जितने भी बल लगे हैं सबके सब यहाँ हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा, F वेक्टर n = K Qn समेशन आप n-1 और I = 1, यानी I = 1 रखा जाएगा तो I की वैल्यू n नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, QI अपान R स्क्वायर NI और वेक्टर R NI, यह टोटल कितना जाएगा, कुल आवेशों को निकाय के कारण कुल बल हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है, अगली पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम जो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। लिखा गया है किसी स्रोत आवेश के कारण अपने चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जहां किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने से कूलाम बल अनुभव किया जा सके, वह क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक ना। जैसे अगर हम बात कर लें कि कोई यहाँ पर क्या है, आवेश है, मान लेते हैं यहाँ क्या है, Q आवेश है, ठीक ना, Q आवेश है, तो यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक ना, क्या है, यह वैद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है इसकी कुछ दूरी पर जो है कोई Q0 आवेश और रखा गया है, और जो है वह यह एक परीक्षण है, ठीक ना, वह इस दिशा में क्या हो रहा है, बल लगा रहा है, ठीक ना, F बल लगा रहा है। तो जो इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक ना, वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र के कारण ही क्या हो रहा है, परीक्षण के द्वारा यानी अनुभव करा रहा है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ दूसरी परिभाषा एक और लिखी गई है, तो चाहे जो आप दोनों में से एक भी याद कर लें, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो लिखा गया है किसी आवेश के चारों ओर, ठीक ना, इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात वही है, ठीक ना, एक आवेश है, दूसरा एक जो है Q0 आवेश है, दोनों एक दूसरे पर क्या
कि जो है बल लगा रहे हैं, तो उससे जो इकाई परिणामी धनावेश पर लगने वाला जो बल होगा वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो है स्टैंडर्ड इकाई की बात कर लें तो क्या होता है, न्यूटन अपान कूलाम होता है, और इसकी जो है अन्य इकाई की बात कर लें तो क्या होता है, वोल्ट अपान मीटर होता है। ठीक ना, यह आपकी स्टैंडर्ड इकाई होती है। तो अगर सूत्र की बात करें, सूत्र क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, यह आपका क्या होगा, सूत्र होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल और बटे में परिणामी आवेश। ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र जो था आपका, जो यहाँ आपका वैद्युत क्षेत्र जो है इसके चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र है वो किसके बराबर है, जो उस पर लगने वाला बल है वह जो है, जो जिस पर बल लग रहा है क्यू नॉट से जो परीक्षण हमने रखा है उसके जो है बराबर है। ठीक ना, आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जी। ठीक ना, अगर इसकी जो है बीमी सूत्र की बात करें तो बीमी सूत्र को हमने बताया था, हमेशा बीमी सूत्र कैपिटल यानी बड़े वाले कोष्टक के अंदर लिखते हैं, और इसका बीमी सूत्र आप याद कर लीजिएगा। और अगर आप निकालना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही शार्ट तरीके से आपको हम निकालना बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी का हम बीमी सूत्र निकालते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसको बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ठीक ना, तो देखिएगा इसका बीमी सूत्र की बात करें, लिखा गया है M1 L1 T-3 A-1 इसका बीमी सूत्र होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, उन पॉइंटों की बात कर लेते हैं। लिखा गया है किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ निकलता है, ठीक ना, और लंबवत ही प्रवेश करता है। ठीक ना, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, कोई जो है एक पृष्ठ है, ठीक ना, जिसमें अगर वैद्युत क्षेत्र जो अगर निकल रहा है उसमें से तो क्या होगा, और 90 अंश यानी लंबवत ही क्या होगा, निकलेगा। और अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो भी वह लंबवत यानी 90 डिग्री पर ही अंदर प्रवेश करेगा। पहले दूसरी पॉइंट लिखी गई है, अगर आवेश धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है। ठीक ना, अगर आवेश ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ प्रवेश करता है 90 अंश की डिग्री पर यानी लंबवत। आगे लिखा गया है किसी बिंदु आवेश, ठीक ना, Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा लिखा गया है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q दिक् स्थान पर मूल बिंदु पर क्या है, स्थित है। यदि किसी परीक्षण धनावेश यानी Q0 को अनंत से दिक् स्थान में Q प्लस Q आवेश से किसी निश्चित दूरी r पर लाने पर लगने वाले कूलाम बल की बात की गई है। तो देखिएगा फिगर की सहायता से हम इसको समझा रहे हैं। देखिएगा अगर यहाँ कोई जो मूल बिंदु पर कोई आवेश है Q प्लस, ठीक ना, और यहाँ P बिंदु पर यानी R दूरी पर एक P बिंदु है जिस पर जो है परीक्षण रखा गया है Q0, यह परीक्षण रखा गया है। ठीक ना, अब Q0 परीक्षण रखा गया है तो आपको पता है कि आवेश अगर पॉजिटिव होता है तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो जो है वैद्युत क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक ना, P बिंदु से बाहर की तरफ निकल रहा है और R कैप जो है उसकी दिशा को डिनोट कर रहा है। ठीक ना, तो यही कहा गया अगर कोई मूल बिंदु पर प्लस Q आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र पहली कंडीशन की बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक ना, दूसरी कंडीशन लंबवत होगा, और तीसरा कंडीशन P बिंदु से अगर P बिंदु पर अगर कोई परीक्षण रखा गया है Q0 तो उनके बीच की दूरी अगर R है तो जो है आप देख पा रहे हैं R कैप दिशा को डिनोट करते हुए प्रदर्शित करता है। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है, अतः R दूरी पर स्थित P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो आपने अभी देखा था वैद्युत क्षेत्र ने E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0 होता है। ठीक ना, अब P बिंदु की बात कर दी गई, पार्टिकुलर P बिंदु की, तो वैद्युत क्षेत्र ने वेक्टर E P इक्वल टू वेक्टर F कूलाम अपान में Q0 हो जाएगा। तो वेक्टर E P इक्वल टू Q0 अपान R स्क्वायर अपान Q0, और एक क्या दिखाएगा, वेक्टर R। अब देखिएगा यह कैसे हुआ, अभी हमने F का मान देखा था। F का मान क्या था यहाँ पर, Q0 अपान R स्क्वायर और कैप R। ठीक ना, कैप R। तो यहाँ जो है, यहाँ F की वैल्यू जो है यहाँ रखी गई है, तो यहाँ से जो है F की वैल्यू इतनी रखी गई है, और नीचे जो आपका था ये वाला
वह इसके नीचे रखा गया है। तो यहाँ से क्या हुआ, Q0 को क्या हो कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, वेक्टर EP इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर और कैप R, ठीक ना, जो कैप R दिशा दिखा रहा है कि ये क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लिखा गया है यदि आवेश इन Q इक्वल टू 2 कूलाम पर कार्यरत वैद्युत बल F इक्वल टू 100 न्यूटन पर, तब उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया अगर कोई एक आवेश है जो 2 कूलाम का है तो उस पर जो कार्यरत वैद्युत बल है वह क्या है, 100 न्यूटन का है, तब उस स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत बल बटे आवेश, ठीक ना, यानी कूलाम बल बटे आवेश। तो E इक्वल टू यानी वैद्युत क्षेत्र को हम E से डिनोट करते हैं, तो E इक्वल टू क्या हुआ है, यहाँ वैद्युत बल कितना दिया गया है, यानी F कितना दिया गया है 100 और आवेश कितना है 2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को हम न्यूटन कूलाम में प्रदर्शित करते हैं, तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन प्रति कूलाम। इस मात्रक को लिखना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है, ठीक ना। तो आगे लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र की भौतिक अभिप्राय, ठीक ना, यह इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र की भौतिक अभिप्राय। भौतिक अभिप्राय देखते हैं क्या होता है। लिखा गया किसी भी विलगत निकाय में उपस्थित आवेश पर बिंदु बल की दिशा ज्ञात करने में वैद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग है, ठीक ना। यानी क्या कहा गया है, किसी भी विलगित निकाय में अगर उपस्थित आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करनी हो तो वैद्युत क्षेत्र का ही सार्थक उपयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक कोई आवेश है, ठीक ना, प्लस आवेश है और यहाँ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो जो आवेश जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में जो है वैद्युत क्षेत्र भी, यानी वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में क्या होता है, निकलता है, ठीक ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं वेक्टर F, तो आपने भी देखा था कि E इक्वल टू क्या था, वेक्टर E इक्वल टू क्या था, वेक्टर F अपान में Q, ठीक ना। तो जो इस पर बल लग रहा है, जो इस पर बल लगेगा वो बल भी किस दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही उसका बल भी लगेगा, ठीक ना। यह जो बल लगेगा यह बल किस में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यह जो है बल भी काम करेगा। तो हम वहाँ से F ले लेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E, ठीक ना, यानी वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E। अब हुआ क्या कि यहाँ लिखा गया है कि यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखा जाए तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। यानी अगर कोई धनात्मक आवेश रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वो जो ये बल लग रहा है F जो लग रहा है, ये भी किसकी तरफ लगता है, वैद्युत क्षेत्र की तरफ ही लगता है, ठीक ना। और दूसरी कंडीशन में कहा गया है अगर वो निगेटिव है, ठीक ना, अगर निगेटिव है तो जो बल होता है वह जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये निगेटिव आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र इधर आप देख पा रहे हैं, तो उस पर जो बल काम कर रहा है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम कर रहा है, ठीक ना। आगे लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं की बात की गई है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, ठीक ना। तो आप इसको देख लेते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं, ठीक ना। क्या कहा गया है, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, दिशा को व्यक्त करती है। 2 पॉइंट यहाँ है। पहला पॉइंट क्या है, वैद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करता है। कौन करता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो खींची गई रेखाएं होती हैं। दूसरा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो आइए इसको फिगर की सहायता से हम समझ लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई बिंदु वैद्युत क्षेत्र की परिणाम को व्यक्त करती हैं, यानी यहाँ से आप धनात्मक से यहाँ ऋणात्मक की तरफ ये आप देख पा रहे हैं यह रेखाएं खींची गई हैं, ठीक ना। यह जो उसके परिणाम को व्यक्त कर रही हैं। इसी प्रकार से कहा गया है अगर इस बिंदु पर कोई एक रेखा स्पर्शी रेखा खींची जाए तो वह उसकी क्या करती है, दिशा को डिनोट करती है, यानी किस दिशा में जो है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी किधर है वह जो है उससे पता चल जाता है। पहली बात कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु से कोई बिंदु
पहली बात क्या कहा गया, वैद्युत क्षेत्र से खींची गई रेखा जो है, क्षेत्र से जो रेखा खींची जा रही है ये क्या दिखा रही है, परिणाम को व्यक्त कर रही है। और अगर इस यहाँ से अगर कोई जो है एक जो है स्पर्शी रेखा खींच दी जाए तो किसको व्यक्त करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक ना, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म की बात की गई है, यानी वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के क्या गुणधर्म होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक ना, यानी यहाँ से जो क्या है वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो ये चल रही हैं, जो रेखाएं चल रही हैं, अगर ये धनावेश से निकल रही हैं तो ये ऋणावेश पर जाकर ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि जो है दोबारा इधर से नहीं चलती हैं। ठीक ना, वो यहाँ से जो है निकलती हैं, इस धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से वह जो है समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से ये जो है निर्माण नहीं करती हैं, ये इधर से जाकर इधर समाप्त होती हैं, इधर से जाकर के इधर से, यानी धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। आगे लिखा गया है यदि एक आवेश हो तो, यानी एकल आवेश हो तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही समाप्त हो जाती हैं। ठीक ना, अब जो है दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो दूसरा पॉइंट लिखा गया है वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात यह जो है मार्ग को नहीं तोड़ती हैं। यानी यह कहा गया है कि जो यह वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं, इस प्रकार से जो है वर्क करती हैं, यानी यहाँ से निकलती हैं, यहाँ आकर के ख़त्म करती हैं, यानी यह जो है इस प्रकार से यहाँ गैप करके नहीं चलती हैं, यानी ऐसे जो है नहीं चलती हैं, इसमें गैप नहीं रहता है, यानी मार्ग को अपने नहीं तोड़ती हैं। वह जो है एक सतत वक्र रेखा की तरफ कार्य करती हैं। आगे लिखा गया है अगला पॉइंट है दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर एक समय में दो स्पर्शी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, जिससे एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं इंगित होती हैं, जो कि असंभव है। कहा गया है कि अगर हम जो है दो वैद्युत बल रेखाएं खींच दें इस प्रकार से, ठीक ना, तो जो इस बिंदु पर जहाँ अगर काट रही है पी बिंदु पर, वहाँ यहाँ पर जो है एक ही समय में दो स्पर्शी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक स्पर्शी रेखा यहाँ खींची गई है और एक स्पर्शी रेखा यहाँ खींची गई है। यह क्या है, असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि जो है एक समय में दो स्पर्शी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, ठीक ना, इसलिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं लगातार दो इंगित नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि आपको पता है कि एक समय में जो है एक ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से। तो यहाँ हम जो अगर दो खींचते हैं तो असंभव होगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या लिखा गया था, लिखा गया था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। पहला कंडीशन, अगर क्यों नहीं काटती हैं ये भी लिख दिया गया था, अगर काटेंगी तो एक बिंदु पर एक समय में दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक ना, जो क्या है, असंभव है। ठीक ना, आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट लिखा गया है वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, ठीक ना, यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। जैसा कि हमने पहला कंडीशन आपको बता दिया था कि यह जो है धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी, यह धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक ना। यह एक पूरे बंद लूप का निर्माण नहीं करती, इस प्रकार से जो है एक पूरे बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। वे धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, इस प्रकार से धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, ठीक ना। तो यह था हमारे चौथे पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट लिखा गया है, अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट क्या लिखा गया है, वैद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थ से परिक्रमित हो सकती हैं लेकिन चालक पदार्थ से नहीं। यानी क्या कहा गया है, अगर हम कोई कुचालक पदार्थ ले लें तो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से क्या हो सकती हैं, परिक्रमित हो सकती हैं, यानी निकल सकती हैं, ठीक ना। वहीं पर अगर जो है चालक पदार्थ कोई ले लेते हैं तो उसमें से जो है वैद्युत बल रेखाएं नहीं निकल सकती हैं, ठीक ना। उसमें से अगर निकलेंगी तो इस तरीके से निकलेंगी, ठीक ना, इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से वह निकलती हैं, ठीक। अगला पॉइंट लिखा गया है एक बिंदु आवेश Q से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या n बराबर कितनी होती है, Q/ε0 होती है, ठीक ना। क्या कहा गया कि अगर एक बिंदु से आवेश Q से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की बात कर लें तो n = क्या होता है, Q/ε0 होता है,
ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल लिखा गया है, इस टॉपिक का 12वां एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे हैं। लिखा गया है धातु का बना एक ठोस गोला, ठीक ना। किसका? धातु का बना एक ठोस गोला एक समांगी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो चित्र में दिखाई गई सही बल रेखाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है कि चौथी है। तो आप देख पा रहे हैं क्या है ये? क्या है ये? धातु है, ठीक ना। धातु है तो इसका मतलब वैद्युत का सुचालक होगा, ठीक ना। तो सुचालक होगा तो इस तरीके से रेखा नहीं जा सकती, इस तरीके से रेखा नहीं जा सकती, इसलिए हमारा चौथा वाला राइट आंसर है। जब भी रेखाएं जाएंगी तो इस तरीके से रेखा जाएंगी, ठीक ना, यानी बीच से नहीं गुजरेंगी, सीधे इस तरीके से कट करके निकलती हैं। तो चौथा हमारी आकृति जो है वह सही है, ठीक ना। यहाँ कॉन्सेप्ट भी लिख दिया गया है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी धातु के अंदर नहीं होती हैं, इसलिए डी इज ए राइट आंसर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से हम जो है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे।